सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। ये हमारा 5वां वीडियो होने जा रहा है इस पावर कोर्स का। और जैसा कि हेडिंग मैंने लिखी हुई है, द हेडिंग इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझो कि ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब क्या है। आपको लगता है कि ग्राफिकल एनालिसिस हम पढ़ाना शुरू करेंगे और मैं सीधे बोर्ड पे कुछ ग्राफ्स बना दूंगा और आप उनका आंसर निकालोगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो यू कैन वॉच अ मूवी द कराटे किड। तो उसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है, यूएस से चाइना शिफ्ट होता है। तो कुछ बच्चे उसको परेशान करते हैं, तो फिर वो जाता है तो उसको एक ट्रेनर मिलते हैं, वो कहता है मुझे आप कुंफू सिखाइए। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप उस मूवी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरू के 10-15-20 दिन तक जो उसके ट्रेनर होते हैं जैकी चैन, वो कुछ नहीं करते हैं। वो कभी उससे ऐसे साफ़ करवाते हैं गाड़ी का शीशा, कभी कहते हैं बस शर्ट उतारो शर्ट डालो, शर्ट उतारो शर्ट पहनो, शर्ट उतारो शर्ट पहनो। बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं फ़ाइट कब सीखूंगा। बट अल्टीमेटली जैसे जैसे उस बच्चे को 5-10-15-20 दिन 25 दिन बीतते हैं, उसको एक चीज़ समझ में आता है कि धीरे धीरे उसकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। एग्जैक्टली ये जो काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है, एक्चुअली काइनेमेटिक्स वाला पार्ट शायद हम हाथ नहीं डालते अगर मेरे पास सिर्फ 30 दिन होते, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट 25-27 4 हफ्ते एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं मेरे को। तो हम लोग एक पूरी कोशिश कर सकते हैं बेटा, क्योंकि काइनेमेटिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स, या आप कह सकते हो मैकेनिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। नो डाउट जब हमको चीज़ें पढ़ानी होती है तो हम अवॉइड जरूर करते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी को फिजिक्स सिखानी होगी तो आई ऑलवेज गो विथ काइनेमेटिक्स पार्ट। अब देखिए, ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब क्या है। जैसे गाड़ी बनती है, तो गाड़ी बनती है तो फैक्ट्री में क्या होता है कि उसका इंजन वाला पार्ट एक अलग यूनिट होता है, ठीक है, जो इंजन और शाफ्ट वगैरह बनता है, यानी नीचे का ढांचा। उसके ऊपर की बॉडी जो प्लास्टिक और मेटल के कॉम्बिनेशन बनती है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो क्या होता है, दोनों की असेंबलिंग जरूरी होती है। जैसे अगर हम सिर्फ ढांचा बना के रखते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, और अगर हम सिर्फ कवर रख दें तो मज़ा नहीं आएगा। उसी तरह से ग्राफिकल एनालिसिस में भी क्या होता है बेटा, ग्राफिकल एनालिसिस में 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपको ग्राफ यानी कि लाइन और कर्व के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एक मैथमेटिकल पार्ट आएगा जहाँ पे आपको लाइन की इक्वेशन, कर्व्स की इक्वेशन, कैसे शेप होता है, ठीक है ना, प्लस कैसे उनके स्लोप देखे जाते हैं, एरिया क्या बताता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड सम एल्जेब्रिक काइंड ऑफ इक्वेशन ये आना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़रूरी पार्ट क्या होता है, क्योंकि ये तो मैथ्स का पार्ट हो गया कि भाई मैं ठीक है, ओके, आई एम हैविंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लोप एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बट सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि अल्टीमेटली जब मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में उसको ग्राफ को पढ़ूंगा तो मेरे पास एक्चुअली आई हैव अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मुझे उस इंफॉर्मेशन से क्या करना पड़ेगा, अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा, या ग्राफ देखकर मुझे उस ग्राफ से क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जब तक मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स का एकदम सही सही आइडिया नहीं होगा, यानी कि मुझे यही नहीं पता होगा कि एक्सेलरेशन से होता क्या है, स्पीड कब बढ़ती है, मेरा पार्टिकल ओरिजिन की तरफ कब आएगा, क्या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या डिस्टेंस डिक्रीज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कि जैसे आप ऐसे समझिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पॉजिटिव स्पीड मस्ट इंक्रीज, और मैं आपसे पूछता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब आप कुछ कहोगे ट्रू है, कुछ कहोगे फॉल्स, ठीक है, मैं उस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। या आपसे मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, दैट इज पॉजिटिव, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो सवाल ये कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम तभी कर पाएंगे जब मेरे पास एक पूरा दिमाग में एक एल्गोरिथम होगा, मुझे मालूम होगा कि अंडर विच कंडीशन स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, आखिर वो कौन सी कंडीशन है जो ये बताती है हमको एग्जैक्टली कि मेरे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ने वाली है फ्यूचर में या कम होने वाली है। इसी तरह से किस कंडीशन से मैं कंफर्म होऊंगा कि मेरा जैसे आपको लगता है कि क्या कंडीशन सफिशिएंट है, कई लोगों को लगेगा हाँ सर, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि सर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो हमको तो ग्राफ बनाना सिखाया गया है, तो पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है, तो उसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है। बट आप ये सोचिए, अगर पार्टिकल होता ही यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी भी तो पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अगर वो एक्स के आगे है तो वो अवे जा रहा है, अगर वो एक्स से पीछे है तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है। इसका मतलब एक चीज हमको समझनी पड़ती है कि सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन से या वेलोसिटी के साइन से पता नहीं चलता है कि हमारा पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है या ओरिजिन की तरफ आ रहा है। वो किस जगह पर है, यानी एक्स पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है।
लेकिन अगर x नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है। तो इस तरीके से हमको हिट एंड ट्रायल से कॉम्बिनेशन देखते हुए क्या करना होता है, डिफरेंट केसेस के कॉम्बिनेशन बनाकर हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसका एक जनरल एल्गोरिथम बन रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, अभी तो हमने ग्राफ नहीं पढ़ा, लेकिन जो लोग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ने का शौक रखते हैं, मैंने आपको बोला कि भैया ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ज्यादा पॉजिटिव थी, फिर कम पॉजिटिव हुई, फिर कम पॉजिटिव होकर जीरो हुई, फिर नेगेटिव होते हुए और नेगेटिव हो गई, मतलब इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी जीरो हुई और यहाँ से पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन बदला। अब सवाल यह है कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है भाई, स्पीड, क्योंकि मैं तो सीधे बना सकता हूं कि भाई एक लाइन का स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होगा, यानी कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले पार्टिकल की स्पीड कम हुई, यानी कि केस क्या हो सकता है, पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, कम पॉजिटिव हुई, कम पॉजिटिव होकर जीरो हुई और पार्टिकल आपका वापस आने लगा, नेगेटिव होकर मोर नेगेटिव होकर मोर नेगेटिव हो गई। तो ये एक सिचुएशन, सबसे पहले आपने इस ग्राफ से क्या बना डाली, मैंने जैसे इस ग्राफ को देखा मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये तो इस सिचुएशन को पूरा कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है तो अगर मैं स्पीड कहूंगा तो मैं कहूंगा स्पीड ज्यादा थी, कम हुई, जीरो हुई और फिर स्पीड बढ़ने लगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे फटाफट कर दिया कि यहाँ पे स्पीड पहले कम हुई और फिर बढ़ने लग गई। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता और मैं फिर पूछता कि अब इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो भी इसका आंसर यही होता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा कि अगर आप सवाल के पीछे भागोगे तो मैं 100, 500, 1000 सवाल करा के भी आपको काइनेमेटिक्स पूरा नहीं सिखा सकता, क्योंकि 1000 सवाल करने के बाद भी मेरे पास 1001वां सवाल तैयार हो जाएगा। तो आपको समझना यह है कि आप एक तरीके से पकी पकाई ब्रेड खाना चाहते हो या आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि आप खुद से गेहूं उगाओ, कैसे गेहूं उगता है, कैसे गेहूं पिसता है और खुद से आप अपना ब्रेड बनाओ। तो मेरा जो कह लीजिए इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन ये है कि हम जो भी स्क्रैच कोर्स में पढ़ें इतनी मजबूती से पढ़ें कि कम से कम उसके आने वाला सवाल हमसे न छूटे, क्योंकि अगर इतना क्रैश कोर्स करके हमारा जो सवाल है, आने वाला सवाल अगर हमारा छूट जाता है तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। यही रीज़न है कि मैं बहुत ही ईजी वे में और बेसिक से हम इस ग्राफिकल एनालिसिस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ग्राफिकल एनालिसिस में हम टुकड़ों में काम करेंगे। तो पहला टुकड़े में हम ये सीखेंगे कि ग्राफ का मतलब क्या है। ग्राफ इज अ, कह सकते हो, डायग्राम, इट इज अ काइंड ऑफ डायग्राम बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एक वेरिएबल y एक्सिस पे हो जाएगा और एक वेरिएबल x एक्सिस पे हो जाएगा। तो हमने एक x एक्सिस खींच लेनी है, एक y एक्सिस खींच लेनी है और आंख बंद करके कुछ भी बना दो। जैसे मैंने आंख अपनी बंद करी और मैंने ऐसे करके बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया बिटवीन y एंड x। कुल मिला के आपको ये समझना है दुनिया में सारे ग्राफ से दो ही तरह के होते हैं, या तो आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी या आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो आप बोलेंगे वो क्या है, कर्व। फिर से ध्यान दे दीजिए, दुनिया के सारे ग्राफ दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन होते हैं या स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, ठीक है ना। ज्यादा झोलझाल में नहीं। जो कर्व होगा वो ढेरों तरीके का हो, वो सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इबोला हो सकता है, ठीक है ना। इबोला होता नहीं है, ठीक। कहने का मतलब नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। आप ना नाम कर पाओगे अगर आप सोच रहे हो कि हम ढेरों इक्वेशन, हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, हमको ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो क्या है। तो आपको सबसे पहली चीज बस बहुत ही सिंपल है बेटा, इससे सिंपल ग्राफ आपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ माइन है। जो ग्राफ पढ़ाने में मैं जितना मजे से पढ़ाता हूँ उतना शायद ही मेरे को किसी में इंटरेस्ट आता हो। अब हमने ये समझ लिया कि ग्राफ सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होते हैं या स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ में हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी होती है उसमें से एक होता है स्लोप, ठीक है। 50% कहानी ग्राफ की अगर आपने स्लोप को ढंग से समझ लिया तो उस पर आके खत्म हो जाती है। आपको ग्राफ का मतलब आपको सिर्फ क्या समझना है, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या है, देखिए सिंपल वर्ड्स, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ग्राफ माने, अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा
फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। जैसे आपने बोला y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर x और y के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया है। अगर आप x और y का ग्राफ बनाएंगे, x 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, x 1 करेंगे y 2 हो जाएगा, इसको 2 करेंगे 4 हो जाएगा, इसको 3 करेंगे ये 6 हो जाएगा। तो हमने बोला x और y के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया, तो आपने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको आप कैसे लिख दोगे? y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ x करके हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप करोगे तो x y 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, अगेन आपने बोल दिया कि यहाँ पर भी एक रिलेशन है, तो अगेन यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन को, फंक्शन यानी रिलेशन, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस फंक्शन को टेबल बना के रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी कि आप उस फंक्शन को टेबलर फॉर्म पे दिखा दीजिए, या फिर आप उस फंक्शन को एक ड्रॉ करके दिखा दीजिए। जब आप ड्रॉ करके दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं ग्राफ। जैसे यहाँ पर जो हमने y इक्वल्स टू 2x लिया था, ये मैं शॉर्ट में बस बता रहा हूँ फटाफट, इतना सबको वैसे मालूम होना चाहिए। 1 2 3 4 कर दो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो, तो 0 पे 0, इसको आप 2 4 6 8 कर दो, तो 1 पे कितना हो गया 2, 2 पे कितना हो गया 4, 3 पे कितना हो गया 6। इस तरह से सारे पॉइंट्स आपने मिला दिए, तो ये आपको क्या मिल जाती लाइन, तो इसको आप बोलते हैं y इक्वल्स टू 2x। तो इस तरीके से आपको समझना है कि किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे टेबल बना के करिए, या फिर उसको y और x दो एक्सिस पे प्लॉट करके आप इस तरीके से ड्राइंग बना दीजिए। ठीक है, अब जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन माने, जैसे हम इसी पे समझने की कोशिश करते हैं, आपने लिखा y इक्वल्स टू 2x, तो आपने बोला यहां पर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है ना, तो होगा क्या? अगर x में कुछ चेंज होगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा x से, तो दैट विल लीड टू चेंज इन y, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा y से। ठीक है, अब कितना चेंज आया y में, कितना चेंज करने पे x पे, उसे हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है? दिस इज रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x। ठीक है ना, रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x। अब अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो हमको सिर्फ समझ में आएगा कि अच्छा भैया ये रेशियो है, तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आपका रेशियो आ रहा है। ठीक है ना, आप चाहिए तो इसको, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x, आप चाहें तो इसको क्या बोल दीजिए? स्लोप बोल दीजिए। बट अभी हम इसको स्लोप नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या बेटा समझो, स्लोप का मतलब होता है ढाल। तो ढाल सुनने वाली चीज नहीं होती, ढाल देखने वाली चीज। आपको दिखना चाहिए कि कोई ढाल है, और जब मैं इस तरह से टेबल बनाया हुआ होगा तो कभी भी मुझे ढाल नहीं दिखेगी। ढाल दिखेगी पहाड़ पे, जैसे पहाड़ होगा, कोई ऐसे नुकीली चीज होगी, तिकोनी चीज होगी, ट्राइंगल होगी, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये चीज ढलान पर आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी हम स्लोप वर्ड का यूज करेंगे नहीं बस, लेकिन हमको समझ में आ गया कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं चेंज इन y टू चेंज इन x के रेशियो में। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हम क्यों इंटरेस्टेड हैं भाई चेंज इन y टू चेंज इन x के रेशियो में? क्योंकि जब आज से 250, 300, 400 साल पहले जब से लोगों ने फिजिक्स को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, तब से उनको समझ में आया कि जो भी हमारे आसपास के इंट्यूशन या जो भी क्वांटिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर रेशियो। जैसे वेलोसिटी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो फोर्स डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी अपॉन डी एक्स, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो आप देखिए सारे फिजिक्स में आप पढ़ क्या रहे हैं? पूरे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं, चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अदर क्वांटिटी। उसी के हिसाब से आपने रिलेशंस निकाले हुए हैं। और ये क्वांटिटीज हैं क्या?
जिनका आप चेंज पढ़ रहे हैं, तो अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर याद रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा आपका इंट्यूशन है। जो आप ये मास लेंथ टाइम कहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मास, तो यहाँ पे कई बच्चे खड़े हो जाओगे, बोलोगे सर व्हाट इज मास, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज मास। ठीक है ना, क्या बोला फिर से ध्यान से सुनो, अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी इज मास। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज मैटर, तो फिर बच्चे खड़े हो, सर मैटर हमको आता है। मैंने कहा क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। अब जरा ध्यान से समझो हुआ क्या, जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज मास, आपने कहा सर जिसमें मैटर है वो मास है। मैंने कहा मैटर क्या है, बोले जिसमें मास होता है वो मैटर होता है। तो पूरी कहानी ये है कि हमको मास वास के बारे में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई ना बेटा, मास है, चार्ज है, उनमें हमको कुछ अता पता नहीं होता है, सब इंट्यूशंस हैं। तो मास बेसिकली इंट्यूशन है। जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ फील होता है, इसी तरीके से जब हम दूसरी चीज़ को उठाते हैं तो फिर कुछ फील होता है। तो कोई हमको हल्का लगता है, कोई भारी लगता है। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को हमने बोल दिया कि ये फीलिंग मास की फीलिंग है। समझ गए ना। खैर इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमको करना क्या है, पूरे फिजिक्स में हम कुछ क्वांटिटीज के सिर्फ चेंज के रेशियोज को ही पढ़ते हैं, और पूरी की पूरी फिजिक्स उसी पे हमारी शुरू होती है और उसी पे पूरी फिजिक्स हमारी खत्म हो जाती है। तो ये हमारा एक पार्ट हुआ कि अगर हम रिलेशन को टेबुलर फॉर्म पे पढ़ते तो हम देखते हैं कि कितना x चेंज होने पर कितना y चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे इसी फंक्शन को हम फिर से लेते हैं। हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x। हमने टेबल बनाई x और y की, 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8। ठीक है ना। तो हमने देखा x को हमने सपोज 0 से 1 किया, तो y हमारा 0 से कितना हो गया 2। तो डेल्टा x इज 1, डेल्टा y इज 2। तो जो हमारा रेशियो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का, ये कितना आ गया 2/1। अगर हम x को 1 से 3 करते तो हमारा y 2 से कितना हो जाता 6, डेल्टा x कितना 2, डेल्टा y कितना 4। फिर से हम देखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x फिर से कितना आ जाता 4/2, यानी कि 2/1। यानी कि धीरे धीरे हमको समझ में आती, फॉर एनी इंटरवल ऑफ x, यानी x को आप किसी भी x1 से x2 ले जाइए, y आपका y1 से y2 होगा, बट फॉर ऑल द रेंज आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज सेम। यानी एट एनी इंटरवल बिटवीन एनी इंटरवल फॉर एवरी चेंज ऑफ 1 in x y विल चेंज बाय 2। आप किसी भी इंटरवल पे जाइए, अगर x 1 से चेंज होगा तो y 2 से जैसे 2 से 3 4 से 6, तो चेंज ऑफ 1 चेंज ऑफ 2। आप यहां से यहां करेंगे चेंज ऑफ 2 चेंज ऑफ 4। तो फॉर एवरी इंक्रीज इन x बाई 1 y विल इंक्रीज बाई 2, ये इसका मतलब है। ठीक है ना। लेकिन अभी हम स्लोप वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेबल है और टेबल में हमको ढलान नहीं दिखती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को हमने ग्राफिकल फॉर्म पे ड्रॉ कर दिया। फिर से देखिए y x, तो x0 x1 x2 x3, यहां से कर दिया 2 4 6, तो 0 पे 0, 1 पे 2, सॉरी क्या हो गया भैया, 1 2 3। ठीक है ना। 1 पे 2, 2 पे 4 और 3 पे 6। इस तरह से जब हमने सारे पॉइंट्स को मिलाया तो हमको ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है ना। अब हम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अब एक फिगर बन गया, तो इस फिगर में देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो काइंड ऑफ ट्राइंगल दिखने लग जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो काइंड ऑफ फिर से मेरे पेन को देख लो, अगर मैं इस फिगर को देखूंगा तो क्या देखने लगेगा, ट्रेपीजियम। अगर मैं इसको देखने लगूं तो फिर से क्या देखने लगेगा, ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने फंक्शन को एक ड्राइंग में कन्वर्ट किया, जिस ड्राइंग का नाम हमने क्या लिखा है, ग्राफ रखा है, हमको कुछ शेप्स दिखने लगे। सबसे पहली चीज ये शेप्स क्या थे, ट्राइंगल के। ठीक है ना। शेप्स क्या थे, ट्रेपीजियम के। ठीक है। अगर मैं यहां से ऐसे बना दूं तो मुझे रेक्टेंगल्स दिखने लगेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे ज्योमेट्री वाला पार्ट आ गया। दूसरी चीज, यहां पर मुझे एंगल्स दिखने लगे। क्यों एंगल्स दिखने लगे, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है। तो यानी कि जैसे ही हमने अपने फंक्शन को एक ड्राइंग यानी कि ग्राफ में लिया तो मुझे कुछ शेप्स दिखने लगे, और शेप्स के साथ मुझे कुछ कह लीजिए बेसिकली क्या हो गई,
जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो मुझे दिखने लगे, जैसे कि ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, या फिर कुछ ज्योमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स, टेन थीटा, साइन थीटा की मैं बातें यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम x को 0 से 2 करते हैं तो हमारा y 0 से कितना होता है, 4। देखिए y 0 से 4 होता है। तो फिर से हमने क्या निकाला, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो कि 4 अपॉन 2 बनता है। लेकिन इस वक्त ये 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा y, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा x। और अब जब मैं देखता हूं तो अगर इस एंगल को थीटा रखूं तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल जैसा भी बन जाता है, जिसमें डेल्टा वाई काम कर देता है किसका, परपेंडिकुलर का, और डेल्टा एक्स काम कर देता है किसका, बेस का, जो कि होता है टेन थीटा। और इस तरह से ये जो चीज निकल के आई, अब मैं इसको बोल देता हूं क्या, स्लोप। मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का ही दूसरा नाम क्या है, स्लोप। तो स्लोप का मतलब अब क्या हो गया, स्लोप का मतलब हो गया टेबुलर फॉर्म में ये, और अगर इसको हमने डायग्राम में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया तो यही चीज क्या बन जा रही है, टेन थीटा, यानी कि स्लोप। ठीक है, हमको स्लोप से क्या पता चलता है, जैसे एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, तो देखिए हमको क्या पता चला, हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्राफ आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, आपका वर्क एनर्जी वाला चैप्टर हुआ, आपका एसएचएम हुआ, आपका इलेक्ट्रोस्टेट हुआ, आपका मैकेनिक्स हुआ, आपका ऑप्टिक्स हुआ, हर चैप्टर में बेटा आपका ग्राफ आएगा। सो ग्राफ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, चाहे एक क्लास लगे। वैसे भी मैंने 2 लेक्चर, अगर आपने शेड्यूल देखा होगा, मैंने 2 लेक्चर पूरे ग्राफ के लिए डाले हुए हैं। ध्यान रखना बच्चे, ग्राफ सिर्फ आपको काइनेमेटिक्स में काम नहीं आएगा, ग्राफ आपको थ्रू आउट द फिजिक्स, पूरे 11th-12th में हर चैप्टर में बेटा आपको ग्राफ का काम आने वाला है। तो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है हमको, लेकिन ग्राफ के साथ कभी भूल के भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप लेक्चर को आराम से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार 2 लेक्चर खत्म हो जाएंगे ग्राफ के, आपको हर चैप्टर में बहुत मदद मिल जाएगी ग्राफ के क्वेश्चंस डील करने में। तो आपने क्या करना है, आपने एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये दे रखा है, दोनों के लिए आपने x को सेम कर लिया। अब देखिए इसका y और इसका y कितना है, y डैश। तो साफ नजर आ रहा है कि फॉर द सेम x, जो हमारा पहला वाला ग्राफ है उसका y डैश ज्यादा है, यानी कि y डैश अपॉन x विल बी ग्रेटर देन y अपॉन x। तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। मतलब फॉर द सेम चेंज इन x, 1 में y का इंक्रीज ज्यादा होगा तो उतना ढलान हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो स्लोप का नॉर्मल मतलब क्या है, इसको समझिए। अगर हम स्लोप का लिटरल मीनिंग पूछेंगे तो वो है ढाल, ढलान। ठीक है, अब उसको फिजिक्स पे लाते हैं। आपके पास कोई फंक्शन होगा, मैथमेटिक्स में लाते हैं, तो कोई भी फंक्शन होगा तो y और x या x और t या v और u किसी भी के बीच का रिलेशन होगा। एक क्वांटिटी के चेंज के साथ जो दूसरी क्वांटिटी है उसके चेंज का रेशियो निकालेंगे, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो दैट इज बेसिकली स्लोप। ठीक है ना, स्लोप की बात हम तब करते हैं जब हमारे फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में आएगा। तो यानी कि अब स्लोप के आपको 2 मतलब समझ में आ गए कि स्लोप माने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करके भी निकल सकता है, और स्लोप हमारा टेन थीटा से भी निकल सकता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब देखिए लाइन के केस में, अगर हमारा कर्व लाइन है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमारे क्या पूरे दुनिया में ग्राफ 2 ही तरह से बांटे जाएंगे, या तो स्ट्रेट लाइन होंगे या स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा, चाहे ऐसे, चाहे ये स्ट्रेट लाइन, चाहे ये स्ट्रेट लाइन, कोई सा भी ग्राफ हो, आप तुरंत एक चीज बता सकते हैं, क्योंकि हर जगह थीटा इज सेम। कहीं से भी देख लीजिए एक्स एक्सिस के साथ थीटा आपका सेम बन रहा है। तो आपने सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिया कि स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप माने टेन थीटा इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइन है वो थ्रू आउट द कोर्स एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगी। तो स्ट्रेट लाइन के केस में हमारा जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है।
ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारा केस स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, कर्व लाइन बना लीजिए चाहे। जब आप कर्व लाइन बनाएंगे तो अब क्या होगा, अब समस्या ये आ गई कि यहाँ तो हर पॉइंट पे स्लोप सेम था, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से, क्योंकि आपको स्लोप देखने के लिए क्या देखना है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो यहाँ पर देखोगे तो फिर से कॉर्ड खींचोगे, यहाँ पे फिर से यहाँ तक जाओगे, यहाँ पे यहाँ तक जाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, जब कॉर्ड के दो पॉइंट्स बहुत ही पास पास आ जाते हैं तो फिर आप कॉर्ड को कॉर्ड ना कह के क्या कहने लगते हो, टेंजेंट। तो यहां से किसका कॉन्सेप्ट आने वाला है बेटा, यहां से कॉन्सेप्ट आने वाला है एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का, एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एवरेज ऑफ अ क्वांटिटी वाला। तो इसका मतलब जब भी स्लोप होगा तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भैया मेरा x x1 था, मेरा x x2 था, मेरा y y1 था, मेरा y y2 हुआ, इस लाइन को मिला दो तो कुल मिलाकर आपने कहा कि मेरा डेल्टा x इतना है, मेरा डेल्टा y इतना है। तो यहाँ से यहाँ जाने में x में इतना चेंज आया, y में इतना चेंज आया, तो स्लोप कितना हुआ, फिर से स्लोप आपने बोला डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन ये कौन सा स्लोप कहलाएगा, ये कहलाएगा एवरेज स्लोप। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्राफ पे आप क्या करिए, इस ग्राफ पे कुछ सिंबल्स लगा दीजिए, जैसे इसको पोजीशन और इसको टाइम बना दीजिए। अब आपने कहा कि एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम इस तरह से बना, तो ये बताता है कि जब टाइम t1 था तो पोजीशन x1 थी, और जब टाइम t2 था तो पोजीशन x2 थी। इसका मतलब कुल मिलाकर ये चला कितना, x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x कितने टाइम में, t1 माइनस t2 माइनस t1 में। तो ये चीज अगर आप लाइन खींचोगे और ये थीटा देखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी टेन थीटा अब आपको क्या बता रहा है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यानी कि वेलोसिटी। बट कौन सी वेलोसिटी, ये आपको बता रहा है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आपने देखा कुल मिलाकर कितना चला, कुल मिला के कितने टाइम में। लेकिन अगर मैं इतना लंबा टाइम इंटरवल नहीं लेता हूं और मैं इसी सेम ग्राफ पे इस पॉइंट पर आता हूं और यहां से मुश्किल से पॉइंट, जैसे यहाँ पे मान लीजिए t है और यहां से मैं यहां तक जाता हूं t प्लस 0.001 सेकेंड तक, तो ये चीज इतनी छोटी हो जाएगी कि ये टेंजेंट बन जाएगी। और तब ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी यहाँ पे आप देखोगे तो डेल्टा y और डेल्टा x ही हैं, बट ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे। तो आपको पहले भी बताया गया है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में जब ये टेंडिंग टू जीरो हो जाते हैं हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx, जो कि क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो कुल मिला के अब आपको क्या समझना है, एक कर्व के केस में आप या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखेंगे या आप स्लोप ऑफ कॉर्ड देखेंगे। अगर आप स्लोप ऑफ कॉर्ड देख रहे हैं तो आप बोलेंगे हमने क्या बोला, एवरेज स्लोप देख रहे हैं। और अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है। अब अगर आपके ग्राफ में, ये ग्राफ पोजीशन टाइम का ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आपको एवरेज स्लोप यानी कि क्या बता देगा, एवरेज वेलोसिटी। और अगर आपका ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और आप स्लोप ऑफ टेंजेंट देख रहे हो, इंस्टेंटेनियस स्लोप, स्लोप माने वेलोसिटी, तो ये आपको क्या बता देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दैट मीन्स आपको ये समझना है कि किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मेट में ग्राफ में जब आप देखते हैं तो स्लोप का मतलब क्या है, कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो क्वांटिटीज फिक्स हो जाएंगी, पोजीशन टाइम या वेलोसिटी टाइम, तो अकॉर्डिंगली या तो आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे होंगे या आप इंस्टेंटेनियस। लास्ट क्लास में, एवरेज वाली क्लास में आपको बताया था कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्म होगा यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरह होगा तो स्लोप उसका हमेशा सेम रहेगा। तो लाइन के केस में इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप सेम हो जाएंगे, बट कर्व के केस में जो आपका इंस्टेंटेनियस स्लोप है वो आपको अलग देखना होगा और आपको एवरेज स्लोप अलग देखना होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बेसिकली दैट मीन्स हमको ज़्यादा मेहनत किस पे करनी है, ये तो कॉमन सेंस से ही समझ में आ गया होगा भाई, ज़्यादा मेहनत हमको करनी पड़ेगी कर्व वाले केस में, क्योंकि कर्व वाले केस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी कर्व में स्लोप को देखेंगे तो स्लोप के बारे में हमको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो फिर इसको हम
या तो टेबल से समझिए या आप ग्राफ से समझिए। देखिए आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब आपका x भी इंक्रीज हो रहा है और आपका y भी इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, चेंज, इसको बड़े ध्यान से देख लेना, चेंज का मतलब होता है फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका सिंबल हम यूज करते हैं डेल्टा। अगर आपका चेंज यानी डेल्टा इज पॉजिटिव मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं और आप इस तरह से बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आप कहीं पे भी जाएंगे आपका x भी इंक्रीज होगा यानी डेल्टा x भी पॉजिटिव होगा और आपका डेल्टा y भी पॉजिटिव होगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपका स्लोप विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए, जब आप यहाँ को जा रहे हैं तो x नेगेटिव हो रहा है यानी कि डेल्टा x इज नेगेटिव बट y ऊपर को जा रहा है, डेल्टा y इज पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में आपका स्लोप विल बी नेगेटिव। यहाँ डेल्टा x भी कम हो रहा है, डेल्टा y भी नेगेटिव हो रहा है यानी मोर नेगेटिव, तो डेल्टा x डेल्टा y दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर से स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ फिर से नेगेटिव। वैसे भी नहीं तो टेन थीटा का ग्राफ वैसे ही पता होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो टेन थीटा का जो ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास 2 तरह की लाइन है। अब ध्यान से देखिए, या तो हमारी लाइन इधर को टिल्ट होगी या हमारी लाइंस इधर को टिल्ट होंगी। अब ये टिल्ट का मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो कि राइट की तरफ टिल्ट है या फिर कोई भी ऐसी लाइन जो कि लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, ठीक है। तो इन सारी लाइंस के लिए क्या हो रहा है, देखिए अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो इस वाली लाइन के लिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। या फिर ये तो हमने किससे देखा, क्वाड्रेंट वाले तरीके से। सीधा सीधा क्या करिए, पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल देख लीजिए। सारी लाइंस के लिए पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या आएगा, लेस देन 90, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि जो हमारी लाइंस होंगी या हमारे जो कर्व होंगे उनके स्लोप सिर्फ 2 तरीके के होंगे, या तो स्लोप पॉजिटिव होंगे या स्लोप नेगेटिव होंगे। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या बन जाता है, किसी भी ग्राफ को देखने में हमको 2 कमेंट लेने आने चाहिए। पहला कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मैं ये 2 चीजें सीख गया, पहला चीज क्या, मुझे ये समझ में आने लगा देखते ही ग्राफ को कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, बहुत अच्छी बात। और दूसरा मुझे ये सीखना है व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पॉजिटिविटी। मतलब अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो क्या ये मोर पॉजिटिव हो रहा है या लेस पॉजिटिव हो रहा है, और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो फिर से क्या ये मोर नेगेटिव हो रहा है और ये लेस नेगेटिव। बस, तो कुल मिला के हमको ग्राफ में 2 ही चीजें समझनी है। स्लोप हमने समझ लिया क्या होता है, दूसरा हमको समझना है कि स्लोप पे तुरंत कमेंट करना कि मेरा स्लोप प्लस है या माइनस है, और अगर मेरा स्लोप प्लस है तो क्या ये आगे जाने पे मोर पॉजिटिव हो रहा है, लेस पॉजिटिव हो रहा है, और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो फिर से वही चीज, क्या ये मोर नेगेटिव हो रहा है या लेस नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक। अब रूल नंबर 1, अब हम थोड़ा सा नीट वाले स्टाइल पे आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सबसे पहला कमेंट, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी लाइन या अपने कर्व का जो एंगल है वो चेक करना है किसके साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ध्यान रखिएगा, आपको एंगल किसके साथ मेजर करना है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। अगर आपका एंगल लेस देन 90 है तो आपका स्लोप पॉजिटिव है, और अगर आपका एंगल 90 से बड़ा है तो आपका स्लोप विल बी नेगेटिव। कहानी खत्म, एकदम सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। अगर आपका थीटा 90 से कम है तो स्लोप इज पॉजिटिव, और अगर आपका थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप इज नेगेटिव, ठीक। यहाँ पर हम इस लेक्चर को रोक रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट
हम लोग नेक्स्ट में आते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाता है वीडियो तो थोड़ा सा इश्यूज आते हैं अपलोडिंग में।